दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद थन्नू। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा स्टील जेट का जो एग्जामिनेशन होने वाला है 2023 के लिए। उसमें हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के ऑफिशियल सैम्पल पेपर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज कमेंट बॉक्स में पिन होगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड मे बी अगर लिंक में कुछ फॉल्ट होता है, लिंक ओपन नहीं होता, तो आप सर्च कर सकते हो टाटा जेट डिस्कशन ग्रुप। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो रहा है, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ टी सेक्शन। हमें निकालना क्या है, सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखो कि आपको निकालना क्या है। क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, यानी सीओजी। इसको हम लोग शॉर्ट में सीओजी भी बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, किसके लिए निकालना है? टी सेक्शन के लिए। तो पहले मैं बता दूं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट सेक्शन के लिए निकलता है। लाइक टी सेक्शन हो गया, ये आपका कुछ टी सेक्शन है, ये कुछ टी सेक्शन के लिए हम लोग निकालते हैं। आई सेक्शन के लिए भी निकालते हैं, ये आई सेक्शन हो गया। बहुत सारे सर्कल के लिए भी निकालते हैं, ये रेक्टेंगुलर के लिए भी निकालते हैं, ट्रायंगल के लिए भी निकालते हैं हम लोग। बहुत सारी चीज़ों के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाली जाती है। ठीक है, इसमें हम लोग टी सेक्शन के बारे में बात करेंगे। जिसमें इसका फ्लैंज दे दिया गया है, फ्लैंज 150 mm इंटू 50 mm। फ्लैंज का जो आपका पैरीमीटर है, लाइक उसका जो दे दिया गया है, एंड वेब जो है ये भी आपको दे दिया गया है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, विड्थ एंड थिकनेस, ये आपको फ्लैंज और वेब की दोनों की मेंशन की गई है। किसके अबाउट निकालना है हमें? एक्स एंड वाई एक्सिस के अबाउट हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है। तो चलो सबसे पहले सेक्शन को ड्रॉ करते हैं। तो हम सबसे पहले टी सेक्शन बनाएंगे। तो ये है टी सेक्शन। इसमें बता दूं फ्लैंज क्या है, तो इस पोर्शन को हम लोग फ्लैंज बोलते हैं। ठीक है, ये जो पोर्शन है इसको फ्लैंज बोलते हैं, और इसको हम लोग वेब बोलते हैं। ठीक है, फ्लैंज वेब का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जिसमें देखो फ्लैंज में क्या दिया गया है, 150 mm एंड 50 mm। 150 mm ये जो विड्थ है आपका, ये जो है 150 mm दिया हुआ है। ओके, और ये जो है आपका ये थिकनेस, ये आपका 50 mm दिया हुआ है। और ये वेब के लिए जो दिया गया है, वेब का जो है ये 150 mm दिया गया है, और इसका ये जो है ये 50 mm दिया गया है, यानी B/T। चलो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वाई बार इज इक्वल टू A1 Y1 A2 Y2 अपॉन A1 प्लस A2। देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का ये फॉर्मूला है। आप अपने स्क्रीन लाइक आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। हम लोग पहले क्या निकालेंगे? A1 निकालेंगे। ठीक है, फिर हम लोग A2 निकालेंगे, उसके बाद Y1 Y2 निकालेंगे। देखो A1 हम लोग किसी को भी मान सकते हैं, ये फ्लैंज वाले पोर्शन को भी हम लोग A1 मान सकते हैं। ठीक है, ये इस वेब वाले पोर्शन को भी हम लोग A1 मान सकते हैं। तो फ्लैंज को मान लिया A1 और इसको मान लिया A2। पहले हम लोग फ्लैंज का एरिया निकालेंगे, फिर वेब का एरिया निकालेंगे। तो चलो हम लोग सबसे पहले फ्लैंज का एरिया निकालते हैं। ये जो हमारा फ्लैंज पोर्शन है, इसका हम लोग एरिया निकालते हैं। तो ये क्या हुआ, इसका एरिया A1 इज इक्वल टू 150 इंटू 50। तो ये कितना हो गया इसका एरिया? ये आ गया 750 mm स्क्वायर। हमें फ्लैंज का एरिया निकल गया। अब हम लोग वेब का एरिया निकालते हैं। तो वेब का एरिया क्या दिया हुआ है? देखो जो वेब में जो 150 ये जो दिया गया है, ये 150 आपका ये वाला पार्ट है। ठीक है, एंड 50 mm जो है वो ये है। तो अब इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया भी सेम आएगा। A2 क्या आएगा? A2 भी हमारा सेम आएगा, mm स्क्वायर। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया? A1 एंड A2 निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? Y1 एंड Y2। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला में पुट करेंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। देखो Y1 Y2 निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले मैंने क्या किया, एक टी सेक्शन को ड्रॉ किया। ठीक है, ये टी सेक्शन है, इसमें Y1 किसको मानना है? आपने A1 जो है इसको कंसिडर किया। ठीक है, आपने A1 इसको माना एंड A2 आपने इसको माना। इसी के लिए हम लोग Y1 मान लेंगे इसको, एंड Y2 जो है इसको मान लेंगे, इसके लिए हम लोग लेंगे। देखो Y1 निकालने के लिए हम लोग Y बार निकालेंगे। ठीक है, Y1 निकालने के लिए क्या करते हैं, ये टोटल आपका कितना दिया हुआ है लेंथ, ये 150 mm दिया हुआ है। ठीक है,
और ये जो है कितना है, ये 50 mm है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, लेकिन मैं कलर चेंज कर दे रही हूँ, ये जो पार्ट है आपका ये 50 mm है, और ये जो पार्ट है ये 150 mm है। तो हमें y1 निकालना है। तो देखो 50 का जो हम लोग आधा करते हैं, 50 का हम लोग हाफ करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। तो y1 निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये टोटल लेंथ प्लस इसका हाफ, तो ये कितना हो गया 150 प्लस 25, ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 175। सो आई होप आपका y1 निकल गया। देखो y1 निकालने के लिए फॉर्मूला है, मैं ज़्यादा डिटेल्स में अभी नहीं जा रही क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, एंड डिटेल्स में पढ़ोगे तो आपके एग्ज़ाम भी एग्ज़ाम के लिए भी अगर जिसको नहीं आता है उसके लिए मैं ये बोलूँगी, देखो y1 आपको निकालना है, इसके लिए सो इसका ये पूरा लेंथ लेना है एंड इसका हाफ लेना है, ठीक है। सो ये हमारा आ गया 175 mm। अब देखो y2 निकालना है, y2 हमें किसके लिए निकालना है, इसके लिए निकालना है, और हमने y1 किसके लिए निकाला, y1 इसके लिए निकाला। तो देखो y1 निकालने के लिए हम लोग यहाँ बेस से ले रहे हैं, तो बेस से यहाँ तक जाने के लिए हम लोग इसके यहाँ तक लेंगे, तो ये 175 हो गया। और जब हम लोग y2 निकालेंगे तो अभी हम इसके लिए निकालना है, ओनली सिर्फ दिस हमें वेब पोर्शन के लिए निकालना है। तो देखो टोटल लेंथ हमारा कितना दिया है, इसके लिए 150 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 75। तो y2 किसका कितना हो गया आपका 75। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। हम इसको बेस से लेते हैं, बेस से लेंगे, अगर इस पोर्शन के लिए निकालना है तो इस पोर्शन का हम लोग हाफ कर देंगे, अगर इस पोर्शन के लिए निकालना है हमें तो इस पोर्शन का हाफ करेंगे। देखो हमें इसी के लिए निकालना है, इसलिए हमने ऊपर वाले पोर्शन को कंसिडर नहीं किया, फ्लैंज पोर्शन को कंसिडर नहीं किया, लेकिन हमें जब फ्लैंज को निकालना है तो फ्लैंज को जो आप निकाल रहे हो तो इसमें ये वेब पोर्शन भी आ रहा है, ठीक है, ये वेब पोर्शन भी आ रहा है, इसलिए हमने वेब पोर्शन को कंसिडर किया। मैं फिर से बताती हूँ, देखो जब हम लोग फ्लैंज पोर्शन के लिए निकाल रहे हैं तो फ्लैंज पोर्शन के लिए हमें कहाँ से नीचे से ऊपर जाना पड़ रहा है, ठीक है। सो आपको पूरा लेंथ कंसिडर नहीं करना है, फ्लैंज के लिए हम लोग हाफ करेंगे। जब आप वेब के लिए निकालते हो, ये नहीं वेब, तो आपको यहाँ से यहाँ तक ही जाना है, तो हम लोग यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसका भी हम लोग आधा लेंगे। तो आई होप आपका y1 निकल गया, कितना y1 175 mm, y2 कितना आया हमारा, y2 आया 75 mm। सो a1 कितना आया था, a1 आया था 7500, a2 कितना आया था 7500, ये 4 आ गया था। सो आई होप आप ये सारा हमने कैलकुलेशन कंप्लीट कर दिया। अब इसको हम लोग फार्मूला में पुट करते हैं। सो फार्मूला क्या है, y बार इज इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2। तो देखो क्या करोगे आप, a1 पुट करोगे, a1 कितना है 7500 इंटू y1 कितना है, y1 को पुट करोगे आप 175 प्लस का साइन है, फिर 7500, y2 कितना है, y2 हमारा कितना है 75 mm, ये पुट करना है, फिर नीचे में क्या करना है 75 प्लस 75। फिर जैसे ही आप इसको कैलकुलेशन करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा आप कमेंट करना। वैसे मैं आंसर भी बता दे रही हूँ, इसका जो आंसर होगा आपका आंसर नंबर बी इज़ करेक्ट, y बार इज इक्वल टू 125 mm। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। मैं एक और क्वेश्चन ट्राई करूँगी आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए, आई सेक्शन के लिए बताने के लिए, जिसमें आपका नेक्स्ट वीडियो में जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड अगर इस वीडियो में अगर कोई बाय मिस्टेक कुछ गलती हो जाती है, फॉर डैट आई अपोलोजाइज, क्योंकि गाइस थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है एंड मेरा गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का कमेंट आ रहा है, डीएम आ रहा है, मैम प्लीज़ क्लास करवा दो। इनफैक्ट वो लोग ये तक बोल रहे हैं मैम हम लोग 5 to 10 स्टूडेंट्स हैं, आप क्लास करवा दीजिए, 1500 2000 आपको जितना फ़ी लेना है ले लीजिए, लेकिन एग्ज़ाम तक क्लास करवा दीजिए। वो लोग मेरे घर तक आने के लिए रेडी है, लेकिन देखो यहाँ पर पैसे की कोई बात नहीं है, पैसे की बात नहीं है, मेरे से जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं ट्राई करूँगी लेने का। सो हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। व्हाट इज़ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। सो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या है, सो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, ये दो चीज़ें आती है सोम में। ये सोम का है कॉन्सेप्ट, सोम का है कॉन्सेप्ट मैं बता दूं।
तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये दो चीज़ें आती है। तो मैं बता दूँ, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज द पॉइंट वेयर क्या बेंडिंग मोमेंट जो है अपना साइन को चेंज करता है, ठीक है। जहाँ पर क्या करता है, बेंडिंग मोमेंट जो है अपना साइन को चेंज करता है। लाइक मान लो आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस टाइप का बना रहे हो। सो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम समथिंग आपका कुछ इस टाइप का बन रहा है, कुछ इस टाइप का बना, इस टाइप का बना, ठीक है। सो देखो, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या है, जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है अपना साइन को चेंज करता है। देखो ये एक्स एक्स एक एक्सिस हो गया, इसके ऊपर देखेंगे यानी इस पॉइंट से, इस बेस से अगर हम देखते हैं तो ये हमारा प्लस पॉइंट हो गया। अगर नीचे देखते हैं तो ये माइनस। देखो तो ये जो डायग्राम है ये प्लस से माइनस आ रहा है कि नहीं, यहाँ प्लस से माइनस आ रहा है नहीं ना, तो ये अपना क्या कर रहा है, साइन को चेंज कर रहा है। देखो ये नीचे आया तो यहाँ पर इसने अपना साइन चेंज किया, यहाँ पर अपना साइन चेंज किया। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या है, जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जो है अपना साइन चेंज करती है। और देखो बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज कर रही है तो इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जो है वो ज़ीरो आ रहा है कि नहीं। देखो इस पॉइंट पे ज़ीरो है कि नहीं। देखो इससे थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो कुछ वैल्यू बढ़ेगी, थोड़ा सा नीचे आते हो तो कुछ वैल्यू बढ़ेगी, चाहे वो पॉजिटिव में बढ़ रही है या निगेटिव में बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है ना। लेकिन आप इस पॉइंट पे देखते हो तो यहाँ पर क्या है, बेंडिंग मोमेंट जीरो है। तो चार ऑप्शन दिया गया है। सो व्हाट इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, सीन जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करे एंड वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड जो होता है जीरो होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बेंडिंग मोमेंट ए कभी नहीं होता है, वन कभी नहीं होता है। देखो आप सारी चीज़ों को रिलेट करके देखना, बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड जो है जो भी है वो ए आ सकता है, वन आ सकता है। क्या बेंडिंग मोमेंट कैन नॉट बी डिफाइन, ये ऑप्शन टोटली गलत है। क्या बेंडिंग मोमेंट हमेशा वन होता है, नो, दिस इज रॉन्ग। सो यहाँ पर ए ऑप्शन इज करेक्ट। सो मैं ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं कर सकती इन सारे कॉन्सेप्ट को। अगर आप बोलोगे तो इन पर्टिकुलर पॉइंट से मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, उसमें आपको अगर शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट या उसका डायग्राम में कोई डाउट है देन आई कैन एक्सप्लेन व्हाट इज शियर फोर्स। मैं बेंडिंग मोमेंट बता दूँ, बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो एक इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स होता है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स का मतलब क्या होता है मैं बता देती हूँ, ठीक है। आप सपोज करो यहाँ पर क्या है, एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है, बहुत बड़ा ही पत्थर रखा हुआ है। अब आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है। आप क्या करें, इस पत्थर को आप सोच रहे हो कि मैं इस पत्थर को यहाँ से यहाँ पर रख दूँ, यहाँ पर इसको मैं जो भी है पुश करके मैं यहाँ से इस पत्थर को यहाँ ले आऊँ। ये आपका इमेजिनेशन है, आप सोच रहे हो, लेकिन आप ऐसा कर नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये जो स्टोन है काफ़ी ज़्यादा हैवी है, हैवी है आपके पावर कैपेसिटी के अनुसार कि काफ़ी ज़्यादा हैवी है। तो आप इस पर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। आप इसमें फोर्स को अप्लाई कर रहे हो, लेकिन ये आगे मूव ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये भी स्टोन जो है वो उतना ही फोर्स लगा रहा है जितना आप फोर्स लगा रहे हो। तो क्या हुआ, इंटरनल फोर्स लगा रहा है ना। इंटरनल फोर्स हमें किसके रूप में मिल रहा है, तो स्टोन के रूप में मिल रहा है। समथिंग बेंडिंग मोमेंट जो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स होता है। अगर कोई चीज़ बैंड होती है तो उसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेल्टा इन सेंटीमीटर, ड्यूटी इन हेक्टेयर, क्यूमेक यानी मीटर क्यूबिक एंड बेस पीरियड बी इन डेज आर रिलेटेड एज। तो देखो ये इरिगेशन का क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें आपको डेल्टा। तो डेल्टा मैं बता दूँ डेल्टा क्या होता है, शॉर्ट में बता दे रही हूँ कि डेल्टा का जो कॉन्सेप्ट होता है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। तो डेल्टा ये जो खेत है, ठीक है, ये मान लो खेत है, इसमें क्या कर रहे हो, आपने पानी डाल दिया, पानी डाल दिया, मे बी यहाँ पर क्रॉप है, क्रॉप मतलब पौधा है, पेड़ पौधा है, आपने कुछ भी पेड़ पौधा लगाया और इसमें क्या कर रहे हो, आप पानी डाल रहे हो। तो पानी आपने कितने हाइट तक डाला, यानी कितना हाइट तक डाला, यानी पानी कितना चाहिए हमें, पानी 1 बाल्टी चाहिए। तो 1 बाल्टी पानी को आप कैसे मेज़र करोगे, आप बोलोगे हाँ इसमें 10 मीटर का पानी है, ये 10 सेंटीमीटर पानी है, ठीक है, समथिंग। तो देखो डेल्टा इज़ नथिंग बट टोटल डेप्थ ऑफ वाटर। आप समझ सकते हो, टोटल डेप्थ मतलब जो पूरा डेप्थ होता है वाटर का, उसी को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। और डेल्टा का जो सिंबल है, सॉरी सिंबल नहीं, उसका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है। तो देखो कभी कभी एग्जामिनर जो है कंफ्यूज कर देता है, वो क्या कर देगा, आपको डेल्टा लिख देगा और इसका भी सिंबल ये दे देगा ट्रायंगल, और ड्यूटी भी लिख देगा, इसका भी सिंबल आपको ट्रायंगल दे देगा। सो आपको याद कैसे रखना है, डेल्टा, डेल्टा का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर में भी हो सकता है, कहीं कहीं मीटर में भी हो सकता है, क्योंकि
डेप्थ हम क्या मीटर, सेंटीमीटर, एमएम, ये सब में इसको ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐसा यूनिट की बात नहीं कर रही, ठीक है। सो आप लोग बहुत कोई कमेंट कर दोगे यस मैम ऐसा यूनिट ये होता है वो होता है। सो ड्यूटी, व्हाट इज़ ड्यूटी? ड्यूटी को मैं अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो ड्यूटी इज़ नथिंग बट, ये खेत है, इसमें आपने पानी डाला, 1 बाल्टी पानी डाला, और ये बहुत बड़ा खेत है। सो आपने 1 बाल्टी पानी डाला तो इस खेत के लिए पानी कितना ही हुआ, बस ये इतना ही एरिया में पानी पहुंचा। सो क्या है, इसके लिए ड्यूटी कितना है, बहुत कम है। अब आपने 1 बाल्टी की जगह 10 बाल्टी पानी डाला तो इसमें क्या हुआ, मान लो यहाँ तक पानी आया लेकिन पूरा खेत में अभी भी पानी नहीं गया है। सो ड्यूटी इज़ समथिंग लाइक दैट। इससे आप रिलेट कर सकते हो। ड्यूटी का कॉन्सेप्ट काफ़ी बड़ा है, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर इस पर डिपेंड करते हैं। सो मैं ड्यूटी का कॉन्सेप्ट समझाने जाऊँगी तो वीडियो ऑलमोस्ट आधा घंटा बस ड्यूटी के लिए होगा। तो आप इससे रिलेट कर सकते हो, यानी जितना ज़्यादा पानी दोगे उतना ज़्यादा खेत में पानी आपका क्या होगा, फैलेगा, ठीक है। सो ड्यूटी को आप इससे रिलेट कर सकते हो। सो देखो ड्यूटी का जो होता है वो मीटर क्यूबिक, हेक्टेयर मीटर क्यूबिक, मीटर क्यूमैक है ना, इसको हम लोग मीटर क्यूबिक बोलते हैं। हेक्टेयर को हमें चेंज करना होगा किसमें, एरिया में। सो एंड बेस पीरियड, बेस पीरियड को हम लोग क्या लिखते हैं, बी। बेस पीरियड को हम लोग मेज़र करते हैं डेज में, ठीक है। सो इसको, इसका जो फॉर्मूला होता है, सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें इसमें 4 देखो फॉर्मूला दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा फॉर्मूला लाइक राइट है। सो देखो डेल्टा, डेल्टा बराबर, डेल्टा बराबर बी अपॉन डी इंटू 8.64, ये आपका जो है स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। तो आप क्या करोगे, ऑप्शन नंबर डी आप करेक्ट कर दोगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसके अकॉर्डिंग आप करेक्ट कर दोगे, लेकिन ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनकरेक्ट है। कैसे, ये ऑप्शन नंबर बी भी आप करेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये देखो तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो डेल्टा है आपका वो सेंटीमीटर में नहीं मीटर में दिया हुआ है। सो इसका ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी डेल्टा बराबर बी बाय डी इंटू 864। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, यहाँ पर डेल्टा होगा, ए की जगह डेल्टा होगा, ठीक है, ए। क्योंकि यहाँ पर मे बी इसने डेल्टा को ए माना होगा, इसलिए ए के अकॉर्डिंग लिखा गया है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो डेल्टा का जो फॉर्मूला है, मे बी आपको नॉर्मल डेल्टा बराबर क्या होता है, 8.64 अपॉन 8.64 इंटू बी बाय डी, ये फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, आप नोट कर लीजिए। इसी फार्मूला पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ पर डेल्टा क्या है, ये डेल्टा, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेल्टा जो है वो डेप्थ ऑफ वाटर है। बी जो है आपका बेस पीरियड है, जिसको हम लोग मेज़र करते हैं डेज में। एंड ड्यूटी जो आपका है उसको हम लोग हेक्टेयर पर मीटर क्यूबिक में मेज़र करते हैं, ठीक है। और जो आपका डेल्टा होता है उसको हम लोग मेज़र करते हैं एम में। आप ये जो है ऐसा यूनिट पे मेज़र करना, जब हमारा जो डेल्टा होगा वो मीटर में होगा तब इसका फॉर्मूला क्या है, 8.64 होता है। लेकिन जैसे ही आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से इंटू करना पड़ता है। तो ये क्या, अगर 100 से अगर इसको इंटू करते हैं तो ये कट जाएगा ना पॉइंट, तो यहाँ पर 8.64 हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज ड्यूटी इज, देखो इस पर एक क्वेश्चन भी है, ड्यूटी इज़ 4 to 8 हेक्टेयर पर म्यू। तो यहाँ पर क्या दे दिया है आपका, डी दे दिया है। डी आप कैसे पहचानोगे, डी दिया है, ये डेल्टा दिया है, तो आपको इसकी ऐसा यूनिट से पहचाननी है। तो डेल्टा की जो ऐसा यूनिट होती है वो हेक्टेयर पर मीटर क्यूबिक, जिसको हम लोग क्यूमैक बोलते हैं। एंड बेस पीरियड आपका दे दिया गया है 120 डेज एंड फॉर एन इरिगेशन क्रॉप, देन डेल्टा इन मीटर। देखो डेल्टा मीटर में पूछा गया है, डेल्टा मीटर में पूछा गया है। तो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। ड्यूटी इज़, आपका ड्यूटी जो है 4 to 8 दे दिया गया है, बेस पीरियड दे दिया गया है, और इसमें क्या दे दिया गया है, इरिगेशन क्रॉप के लिए। एंड देन डेल्टा को आपको डिफाइन करना है। तो डेल्टा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू, जब हमें मीटर में निकालना है तब आप ऐसा यूनिट पे फोकस कीजिएगा, ये मीटर के लिए स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो 8.64 इंटू बी
अपॉन डी। अब देखो इस फॉर्मूला पे आपको पुट कर देना है। सो यहाँ पर देखो बी क्या दिया हुआ है हमारा 128 डेज। सो यहाँ पर बी पे आपको पुट करोगे 128 डेज, ठीक है। और फिर आपके बाद ये हमारा क्या दिया है 1428। ये देखो हेक्टेयर में दिया है। सो हेक्टेयर से आपको इसको एरिया में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। सो हेक्टेयर से एरिया में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 10⁴ से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। एंड इसमें फिर आप क्या करोगे 8.64। सो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका ऑप्शन आएगा, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी 0.73, ठीक है। आप ये फॉर्मूला को पुट करना। अब कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंडी सॉइल इज। इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा है किसके लिए, सैंडी सॉइल के लिए। सो देखो सैंडी सॉइल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी लाई करता है वो 2.63 टू 2.67 इसके बीच में लाई करता है। तो चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन इज रॉन्ग क्योंकि 3.15 है। देखो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट क्योंकि 2.63 से लेके किसके लाइक करता है 2.65, ओके। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोटार इज ऑब्टेन बाय एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टू सीमेंट। इसमें क्या पूछा गया मोटार को हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो मोटार क्या होता है, मोटार जो होता है मोटार बनता है आपका कोर्स फाइन एग्रीगेट से। फाइन एग्रीगेट जिसको हम लोग बालू बोल सकते हैं, ठीक है, सैंड। यानी मोटार को हम लोग बनाते हैं सैंड प्लस इसमें हम लोग क्या क्या ऐड कर सकते हैं बाइंडिंग मटेरियल। सैंड प्लस बाइंडिंग मटेरियल प्लस वाटर, ये 3 चीज़ों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा मोटार बनेगा। तो देखो बाइंडिंग मटेरियल क्या क्या हो सकता है। बाइंडिंग मटेरियल आपका लाइम भी हो सकता है, सीमेंट भी हो सकता है। तो इसमें सीमेंट के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, लेकिन इस क्वेश्चन को क्या किया गया है, इसका फ्रेम थोड़ा चेंज कर दिया गया है। सो स्टूडेंट क्या करेंगे जल्दी जल्दी में इसको टिक कर देंगे, बी टिक कर देंगे। तो ये बी जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा। देखो तो मोटार हम लोग किससे ऑब्टेन करते हैं, सैंड प्लस बाइंडिंग मटीरियल। बाइंडिंग मटीरियल आपका क्या होता है सीमेंट या लाइम। देखो पहले के ज़माने में जो यानी पुराने ज़माने में हम लोग सीमेंट का यूज़ नहीं करते थे। आज के ज़माने में लाइक आप देखते हो घर बनाने के लिए सीमेंट का यूज़ होता है, लेकिन पहले के ज़माने में हम लोग लाइम का यूज़ करते थे जिसको हम लोग CaO बोलते हैं, ठीक है। मैंने इसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता दिए गए, वहाँ से आप देख सकते हो। तो देखो सैंड को क्या सैंड से सिर्फ हम लोग लाइम को ऑब्टेन कर सकते हैं, मोटार को ऑब्टेन कर सकते हैं, नो। सैंड और सुर्खी से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो एक कैंडिडेट ने पूछा था व्हाट इज सुर्खी। तो सुर्खी को आप बोल सकते हो सुर्खी इज नथिंग बट दिस इज क्रशिंग ऑफ ब्रिक पाउडर। यानी जो ब्रिक का जो पाउडर होता है ना, मान लो आपने ब्रिक को क्या किया चकनाचूर कर दिया, एकदम क्रश कर दिया, तो उसी का जो हमें पाउडर मिलता है, ब्रिक का टूटा फूटा जो हिस्सा मिलता है उसी को सुर्खी बोलते हैं। तो क्या सैंड प्लस सुर्खी को और उसमें वाटर को मिलाएंगे तो क्या हमें मोटार मिल सकता है, नहीं। हमें मोटार को बनाने के लिए एक बाइंडिंग मटेरियल चाहिए ही, ठीक है। तो देखो सुर्खी अलोन, क्या सुर्खी और वाटर मिलाएंगे, सुर्खी प्लस वाटर को मिलाएंगे तो क्या मोटार बनेगा, नो। क्योंकि हमें बाइंडिंग मटेरियल भी चाहिए। बाइंडिंग मटेरियल कहने का मतलब है कि अगर कोई भी सामान आपका टूट जाता है तो आप उसको क्या करोगे, जोड़ोगे, उसको बाइंड करोगे। तो बाइंड करने के लिए आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, आप सोचोगे मेरा कुछ कांच का चीज़ टूट गया है, ठीक है। तो आप बाहर से लेके आओगे फेविकॉल या फेविक्विक। तो वो फेविकोल और फेविक्विक को आप बाइंडिंग मटेरियल के फ्रेम से जोड़ सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही बाइंडिंग, आप उसको बोल देना बाइंडिंग मटेरियल है, ठीक है। क्योंकि आप थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चन को क्रिएट कर देते हो, क्योंकि मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो देखो, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। एंड सैंड एंड लाइम, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्योंकि लाइम जो है आपका एक बाइंडिंग मटेरियल है, ये पहले के ज़माने में यूज़ किया जाता था, अब यूज़ नहीं होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डायमीटर होल। व्हाट इज द डाया ऑफ होल, यानी डायमीटर होल के बारे में पूछा है। डाया ऑफ होल पूछा है इफ बोल डायमीटर इज ग्रेटर देन 24 mm। तो देखो यहाँ पर बोल्ट आपको पता होगा, बोल्ट आपने देखा है। तो अगर बोल्ट का डायमीटर आपको 24 mm दिया हुआ है, इसका जो डायमीटर है अगर वो 24 mm दे दिया गया है, तो बोल्ट होल कितना होगा। बोल्ट होल कहने का मतलब है किसी भी चीज़ में लाइक आप बहुत से
बहुत सारा ऐसा बिजली का काम करते होंगे या घर में बहुत सारे ऐसे इंजीनियर होंगे। बोर्ड में आपने देखा होगा ना, बोर्ड स्विच बोर्ड देखा होगा। स्विच बोर्ड से में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रिवेट कनेक्ट करते हैं ना, रिवेट या बोल्ट, तो उसमें होल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें पूछा गया डायमीटर ऑफ बोल्ट होल क्या होना चाहिए, तो इसमें 24+3। अगर आपका डायमीटर ग्रेटर देन 24 mm हुआ तो उसमें +3 हम लोग ऐड करते हैं, यानी टोटल डायमीटर कितना हो गया 27। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैक्सिमम एज डिस्टेंस शुड नॉट बी मोर देन। इसमें एज डिस्टेंस के बारे में पूछा गया है, वो भी मैक्सिमम एज डिस्टेंस किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये कोड के थ्रू बताया गया है कि मैक्सिमम एज डिस्टेंस आपका इतना ही होना चाहिए। ये कोड की गाइडलाइंस है। अब ये मत पूछना कि क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये IS कोड के द्वारा रिकमेंड किया गया है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10th में क्या बोला गया है, कैलकुलेट शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। इसमें आपको शेयरिंग स्ट्रेंथ निकालना है M20 बोल्ट्स के लिए, जिसका ग्रेड आपको 4.6 दे दिया गया है। यूज टू मेक द कनेक्शन। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करने के लिए। आपको शेयरिंग स्ट्रेंथ निकालना है, तो देखो शेयरिंग स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है मैं बता देती हूँ, आप इसको पुट कर लेना डायरेक्ट। 0.78 इंटू π/4 इंटू d² इंटू परमिजिबल स्ट्रेस। तो देखो शेयरिंग स्ट्रेंथ पूछा है ना, तो FU/1.25 इंटू √3। देखो अब देखो बोल्ट के लिए जो FU यानी अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है, यहाँ पर FU की जगह आपको क्या पुट करना है 410। इस क्वेश्चन को मैं ट्राई करूंगी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में सॉल्व करने के लिए, ठीक है। शेयरिंग स्ट्रेंथ होता क्या है, ये 0.78 ही क्यों ले रहे हैं, लेकिन ये फार्मूला होता है शेयरिंग स्ट्रेंथ, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। लेकिन फिर में, और ये देखो डी क्या है, डायमीटर ऑफ बोल्ट है। तो देखो M20 बोल्ट, M20 कहने का मतलब है, अगर M20 आपको दे दिया गया है और ग्रेड किसका है 4.6, यानी हम लोग 4.6 बोल्ट का ही डिज़ाइन करते हैं, कि IS कोड का रिकमेंडेशन है। तो M20 बोल्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग 2 को ऐड करेंगे, तो डायमीटर ऑफ बोल्ट कितना हो गया 24 हो गया। 20 हम लोग ने 2 को क्यों ऐड किया, क्योंकि अगर आपका डायमीटर जो है 16 से 24 के बीच में लाई करता है, तो उसमें +2 को ऐड करते हैं डायमीटर ऑफ होल के लिए। तो देखो 0.78 π/4 तो सेम रहेगा। आप इसको, मैं आपको डायमीटर क्या लिखना है 24 का स्क्वायर, ओके, इंटू यहाँ पर FU की जगह आप क्या रखोगे 410 डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू √3। सो आपका यहाँ पर आंसर क्या आएगा, आंसर बी इज करेक्ट। आप इस चीज़ को पुट करना एंड कमेंट करना आपका आंसर आया या नहीं। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करंट इंडस्ट्रीज़ का क्वेश्चन है। इनको हम बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 27 मिनट हो गया है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट होता है देन यू कैन आस्क, आई विल ट्राई टू सॉल्व इन टेलीग्राम। में ट्राई करूँगी कि आपको टेलीग्राम में उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। एंड अगर इस वीडियो के थ्रू मे बी बाय मिस्टेक मैंने कुछ रॉन्ग स्टेटमेंट दे दिया गया है, तो प्लीज़ सॉरी फॉर डैट, बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, माइंड उतना सही से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ड्यू टू हेडेक एंड कोल्ड कफ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।